नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आपके अपने YouTube चैनल नो पॉलिटिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जन्म दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाइयां। आप सोच रहे होंगे कि सबसे पहले प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ऐसा पढ़ाया जाता है। मगर आप लोगों में से बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि 1947 में अंग्रेजों के हिंदुस्तान छोड़ने से बहुत साल पहले 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अपना आजाद हिंद सरकार का गठन कर दिया था। उस सरकार में अपनी सेनाएं थी जिसमें 5 ब्रिगेड हुआ करते थे। उसमें एक महिला ब्रिगेड भी थी जिनका नाम था लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। उस सरकार में अपना कोर्ट हुआ करता था, उस सरकार की अपनी करेंसी थी, अपना स्टाम्प था। और यही नहीं, इस संसार के 9 देशों ने उनको मान्यता भी दे दी थी। और हमने क्या किया, हमारे जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन्होंने उनको ऐसा साइडलाइन किया जैसे वे इस देश के कभी नायक रहे ही ना हो। उन्हें साइड लाइन करके केवल नेहरूओं और गांधियों और इनके जैसे तमाम जो कांग्रेसी नेता थे, जो केवल कांग्रेसी थे, और उसमें भी जो पटेल वगैरह थे, जो थोड़े हार्डर थे, जो थोड़े अच्छे कैटेगरी के नेता थे, उनको पोर्ट्रे नहीं किया गया। केवल गांधी और नेहरू को पोर्ट्रे किया गया और सबसे ज्यादा गांधी को पोर्ट्रे किया गया। हमने जब भी इतिहास में पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस का चैप्टर एक पैराग्राफ में समाप्त हो जाता है, लेकिन गांधी जी के पूरा जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे कारनामों को इतिहास के पन्नों में पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? हमने एक ऐसे नायक को साइडलाइन क्यों किया, इस पे कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा। अगर अब समय बदल चुका है, आज के जमाने में इस हिंदुस्तान में 50-60 करोड़ लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है और वे एक क्लिक पर सारी इंफॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हैं। इसलिए आज जो है वो सच्चाई को छुपाना बहुत मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि सबसे पहले तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने गांधी को इतना पोर्ट्रे किया कि सारी सच्चाइयां, गांधी जी की जो सारी सच्चाइयां थी वो लोग सामने लाने लगे। और जब सरकार की इस बारे में आलोचना होने लगी, तब सरकार ने धीरे से सुभाष चंद्र बोस जी को आगे कर दिया। और आज ही के दिन हमारा जो दिल्ली का जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना हुआ। यह जो स्टेप है सरकार का, वो एक छोटा मोटा स्टेप नहीं है, वो बहुत बड़ा स्टेप है। और अब जो है हमारे असली राष्ट्र नायक है, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, वीर सावरकर हो, और उनके जैसे जो इतिहास के और पुराने जो हमारे नायक हैं, चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा कुंभा हो और वीर शिवाजी हो, इन लोगों को, वीर बैरागी हो, बंदा बैरागी हो, इन लोगों को भी अब आगे लाना चाहिए सरकार को, और इस दिशा में अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी के जीवनी के बारे में कुछ जानकारी लें तो 23 जनवरी 1897 को कटक में उनका जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई कलकत्ता में हुआ और बाद में वो आईसीएस करने के लिए लंदन चले गए और वहां पे आईसीएस की तैयारी की, वहां आईसीएस क्वालिफाई किया। आप अंदाजा लगाइए कि केवल 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ करता था उस समय आईसीएस में। आजकल जो आईएएस निकालते हैं ना, इतना इतराते हैं अपने सक्सेस पर, उस समय केवल 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ करता था। उसमें सुभाष चंद्र बोस का भी हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिलेक्शन लेने के तुरंत बाद उनको ऐसा रियलाइज हुआ कि अब तो वो अंग्रेजी हुकूमत के जो बेड़ियों में बंध जाएंगे। अगर ये नौकरी करेंगे तो जो अंग्रेजी हुकूमत कहेगी उसी चीज को जनता में फॉरवर्ड करना इनका कर्तव्य हो जाएगा। इन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत कदम उठा लिया है। अगर आईसीएस ज्वाइन करते हैं तो इन्हें अब अंग्रेजों की चापलूसी करने पड़ेगी, अंग्रेजों के जो सारे कुकर्म हैं उनको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इनको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इन्होंने तुरंत उसको रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद चूंकि उनमें खर्चा हो गया था 100 पाउंड का, तो उन्होंने रिजाइन करने के बाद 100 पाउंड चुकाया भी अंग्रेजों का। तो ऐसे थे बोस। बाद में वे कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी के विरोध करने के बावजूद, जी हाँ, महात्मा गांधी उनसे इतने चिढ़ते थे कि खुले
तौर पर उनका विरोध करने लगे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस वो मिमिया के अंग्रेजों से हाथ पांव जोड़ के वो जो सो कॉल्ड अहिंसा वाला जो थ्योरी था उस पर वो विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि आपके घर में यदि कोई दुश्मन घुस आया है, कोई चोर घुस आया है, तो उसको डंडे के डर से ही बाहर भगाना पड़ेगा। लेकिन हमारे गांधी जी थे जो अंग्रेजों की एजेंट के तौर पे वो काम किया करते थे। वो अहिंसा 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 करते करते इस देश के 20 से 25 लाख लोगों को नरसंहार के भागी बने। कुछ लोग इस मामले में सुभाष चंद्र बोस को भी साइड लाइन करते हैं। चूंकि बोस ने हिटलर के मदद से आजाद हिंद सेना का गठन किया था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जो है गलत आदमी हो गया, क्योंकि हिटलर ने 10 लाख यहूदियों को मारा था। भैया, हिटलर ने 10 लाख यहूदियों को मारा था, मैं मानता हूं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसकी आलोचना भी की थी। ये भी तो पढ़िए, गांधी ने भी तो 25 लाख लोगों को मरवाया। ये कहां का न्याय है कि गांधी आपके लिए नेता हो गए और हिटलर जो है आपके लिए दुश्मन हो गया? हिटलर आपके लिए दुश्मन कैसे हो गया? वो किसी दूसरे का दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी थ्योरी पर सुभाष चंद्र बोस ने काम किया, क्योंकि अंग्रेजों का दुश्मन हिटलर था और हिटलर से इन्होंने जाकर दोस्ती की। हिटलर के कैद में जो भारतीय फौज थे, जो उस समय अंग्रेजों की सेना में लड़ रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उन फौजियों से इन्होंने जाकर के बात की बोस ने, और अपनी सेना में उन्होंने शामिल किया। और वही फौजी जो कभी अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे, वही फौजी अब आजाद हिंद फौज की तरफ से लड़ने लगे। ये था सुभाष चंद्र बोस का कमाल। और हम में से कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं क्योंकि उन्होंने हिटलर से मदद ली थी। हाँ, हिटलर से मदद ली थी। गांधी भी 25 लाख लोगों के मौत का इन पर इल्जाम लगता है आज तक। क्या गांधी को हमने छोड़ा? नहीं छोड़ा, आज तक नहीं छोड़ा। आज तो गांधी को ऐसा कर दिया गया है जैसे ये दूसरा अल्लाह बन गए हैं। इन पर कुछ कमेंट करने से भी लोगों को अब जेल होने लगी है। हमने क्या किया? बोस का केवल एक नारा लिया, जो आजाद हिंद फौज का जो नारा था जय हिंद, केवल उस नारे को लिया। बहुत सारे लोग जो जय हिंद दिन भर बोलते हैं, उनको यह पता भी नहीं होगा कि यह आजाद हिंद फौज का नारा हुआ करता था। हमने उनको ऐसा साइडलाइन किया कि हमारी स्मृतियों से बोस धीरे धीरे पीछे चलते गए। बाद में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी सरकार का गठन किया। बाद में जापान, चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और जो जर्मनी है उसकी हार हो गई, उसके बाद बोस को भी देश छोड़ना पड़ा, जिसको भारत की सरकार और पूरे हिंदुस्तान में यह पढ़ाया जाता है कि 18 अगस्त को बोस मारे गए एक प्लेन क्रैश में, जो पूर्णतः गलत है। ये एक प्लेन क्रैश थ्योरी भारत सरकार कह चुकी है। नेहरू का लिखित पैड पर है कि उन्होंने लिखित में दिया है नेहरू जी ने कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी। वास्तव में सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान छोड़ करके अंग्रेजों को चकमा दे करके वे बाहर निकलने में कामयाब हुए थे। चूंकि जापान सरेंडर कर दिया था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को भी सरेंडर करना था। उन्होंने सरेंडर करने से अच्छा अंग्रेजों को चकमा देना अच्छा समझा। इनके बहुत सारे प्रमाण हैं जो बाद में पता चलती हैं, लेकिन सरकारी जो स्टैंड है वो यही है कि 18 अगस्त को एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, गुजर गए। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जब इतना बड़ा आपने स्टेप लिया है, तो नेताजी से संबंधित जितने भी सीक्रेट फाइल्स हैं, इंटेलिजेंस की जो फाइल्स हैं, जो बाद में नेताजी के परिवार का भी इंटेलिजेंस द्वारा आपने इंफॉर्मेशन गैदर करने का आपने काम किया, नेताजी के परिवार का भी आपने जासूसी करवाया कोलकाता में, वो सब क्या कहते हैं, बाहर से इंटेलिजेंस आपके पास क्या थे, उस सारे फाइल जो आपके पास पड़े हुए हैं, उन फाइलों को भी आप सार्वजनिक करिए कि नेताजी वास्तव में 18 अगस्त को मरे थे या बाद में भी वे जीवित थे। क्योंकि प्रमाण तो यही कहते हैं। बाद में एक मौनी बाबा, गुमनामी बाबा का भी एक प्रकरण आया था, जिनके पास 2500 से अधिक नेताजी की डायरेक्ट रिलेशन वाली जो चीजें हैं वो उनके पास मिली हैं। गुमनामी बाबा का, जिनका 1989 में निधन हो गया। तो
ये सारी चीजें क्या है, सरकार से ये मेरा आग्रह होगा और आप लोग भी इस पर मामले पर सरकार से दबाव बनाइए कि सरकार नेताजी से जुड़ी जो भी फाइलें हों सारी फाइलों को सार्वजनिक किया जाए। भारत अब किसी बाहरी ताकत के दम पर, बाहरी ताकत से डर करके अपने महानायकों की फाइलों को सार्वजनिक नहीं कर रहा है। यह लॉजिक थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। आज भारत इतना बड़ा देश है, इतना समृद्ध देश है, इतना शक्तिशाली देश है। आज आप इंग्लैंड और अमेरिका के डर से आप यदि नेताजी के फाइलों को बाहर नहीं लाते, क्योंकि अगर इंग्लैंड और अमेरिका को पता चल जाए कि नेताजी 1989 तक जीवित थे तो वो लोग हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। इस डर से सरकार नेताजी से संबंधित जो ओरिजिनल फाइलें हैं, जिनमें ये सारे सबूत छुपा हुआ है कि नेताजी बाद में भी हिंदुस्तान में ही थे, उन सारे फाइलों को सार्वजनिक करिए। वहीं अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु हुई थी, किस परिस्थितियों में उनका मर्डर हुआ था, उन परिस्थितियों का जब सारा जांच हो गया तो सीआईए ने अपना सारा फाइल सार्वजनिक कर दिया। दुनिया के सारे लोग करते हैं, सारे देश करते हैं, लेकिन आप जो बहुत सारे यहाँ के नेताजी से संबंधित जो एक्टिविस्ट हैं, जो उन पर रिसर्च करते हैं, उन्होंने कितना आरटीआई लगाया, आपने कोई भी फाइल सार्वजनिक नहीं किया, या किया भी कुछ दबाव के कारण। जो 2018 में आपने थोड़ी बहुत फाइलें उजागर की थी, वो केवल इधर उधर की फाइलें थी। वो इंटेलिजेंस वाला, जो आपकी इंटेलिजेंस यूनिट, जो आईबी की जो फाइलें थी, उन फाइलों को आपने सार्वजनिक नहीं किया। आप उन फाइलों को सार्वजनिक करिए ताकि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान सके कि बोस के साथ आखिर हुआ क्या था। क्या बोस वाकई 18 अगस्त 1945 में मारे गए थे प्लेन क्रैश में, या बाद में 1989 में फैजाबाद में वो मरे थे? इस बारे में भी आप सरकार से दबाव बनाइए। और मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगा कि आप अनुज धर जी को, जो नेताजी पर बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने नेताजी पर फिल्में बनाई, उनको आप लोग जरूर फॉलो करिए। वो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन ला करके ओरिजिनल चीज जो है, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन वो ला कर देते हैं। आप उनको जरूर फॉलो करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर लाइक करिए। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।